आई केयर विद डॉक्टर बबीता में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, कॉर्निया हमारी आँख का सबसे एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है, सबसे आगे की तरफ होता है। कॉर्निया हमारी आई की आउटर फाइब्रस लेयर का हिस्सा होता है। आउटर फाइब्रस लेयर के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा। इसका 1/6 पार्ट कॉर्निया से बनता है और बाकी का 5/6 पार्ट स्क्लेरा से बनता है। कॉर्निया एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते। इनफैक्ट काफ़ी हद तक यही एवास्कुलरिटी कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखने में भी मदद करती है। कॉर्निया एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है। कॉर्निया की एक एंटीरियर सरफेस होती है और एक पोस्टीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 7.8 मिलीमीटर्स और पोस्टीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 6.5 मिलीमीटर्स। अगर हम सामने से कॉर्निया को देखें तो इसकी शेप होती है हॉरिजॉन्टली ओवल, मतलब कि कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर इसके वर्टिकल डायमीटर से ज़्यादा होता है। कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑन एन एवरेज होता है 11.8 मिलीमीटर्स और इसका वर्टिकल डायमीटर होता है 11 मिलीमीटर्स ऑन एन एवरेज, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। जिस कंडीशन में कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर 10 मिलीमीटर से कम होता है, उस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोकॉर्निया। मेगलोकॉर्निया में कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल डायमीटर 13 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैं यहाँ कॉर्निया के हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात कर रही हूँ, वर्टिकल डायमीटर की नहीं। साथ ही एक बात और कि इस वीडियो के दौरान मैं आपसे कॉर्निया से रिलेटेड 5 सवाल पूछूंगी जो आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं। आप उनके जवाब कहीं एक पेपर पे लिख लें और वीडियो के एंड में उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो मेरा पहला सवाल है कि मेगलोकॉर्निया और ब्यूफथैल्मोस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको जवाब पता है तो उसे एक पेज पे लिख लें और बाकी के क्वेश्चंस का वेट करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉर्निया की थिकनेस के बारे में। कॉर्नियल थिकनेस को पैकीमीट्री भी कहा जाता है। कॉर्निया की थिकनेस कॉर्निया के हर पॉइंट पे एक सी नहीं होती। कॉर्निया सेंटर में थिन होता है और पेरिफ्री में थिक होता है। एक एडल्ट इंसान में कॉर्निया के सेंटर की एवरेज थिकनेस होती है 520 माइक्रोन यानी कि 0.52 मिलीमीटर्स, जबकि पेरिफ्री की एवरेज थिकनेस होती है 670 माइक्रोन्स और 0.67 मिलीमीटर्स। कॉर्निया की थिकनेस की तरह कॉर्निया की शेप या उसका कर्वेचर भी हर जगह एक सा नहीं होता है। कॉर्निया एक एस्फेरिक प्रोलेट स्ट्रक्चर है। प्रोलेट वर्ड को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि स्फेरिक और एस्फेरिक का क्या मतलब होता है। स्फेरिकल सरफेस एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसका कर्वेचर यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर जगह सेम कर्वेचर होता है। अगर लाइट की रेज इस सरफेस से पास करेंगी तो वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। एस्फेरिक सरफेस का कर्वेचर डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है। जैसे कि प्रोलेट सरफेस सेंटर में तो स्टीप होती है लेकिन उसकी पेरिफ्री फ्लैट होती है। इसलिए लाइट रेज अगर एक प्रोलेट सरफेस से पास करेंगी तो जो रेज सरफेस के सेंटर से पास कर रही हैं वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होंगी, ज़्यादा बेंड होंगी, क्योंकि सेंटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। लेकिन जो रेज पेरिफ्री से पास करेंगी वो सेंट्रल रेज के कंपैरिजन में कम कन्वर्ज करेंगी, क्योंकि पेरिफ्री कम स्टीप है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लाइट रेज डिफरेंट पॉइंट्स पे कन्वर्ज हो रही हैं। सेंट्रल रेज आगे की तरफ कन्वर्ज हो रही हैं और पेरिफेरल रेज का कन्वर्जिंग पॉइंट उस पॉइंट के पीछे होता है और इसकी वजह से प्रोलेट सरफेस पे स्फेरिकल एबरेशंस होती हैं और इस टाइप के एबरेशन को कहते हैं नेगेटिव स्फेरिकल एबरेशंस। कॉर्निया भी एक प्रोलेट स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम कॉर्निया की टोटल एबरेशंस का एवरेज लें तो वैल्यू आती है +0.27 से +0.3, जो कि थोड़ी पॉजिटिव साइड पे है। एक एस्फेरिक ऑब्लेट सरफेस में इस सिचुएशन का ऑपोजिट होता है। ऑब्लेट सरफेस में सेंटर फ्लैट होता है और पेरिफ्री स्टीप होती है, इसलिए पेरिफेरल रेज सेंट्रल रेज के एंटीरियर कन्वर्ज होती हैं। तो अब है टाइम क्वेश्चन नंबर 2 का। मायोपिक लेसिक प्रोसीजर के बाद कॉर्निया की शेप में क्या बदलाव आता है। अब हम बात करेंगे कि कॉर्निया हमारी आई के रिफ्रैक्टिव सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्निया और उसके साथ हमारी आँख की टीयर फिल्म जो कॉर्निया को कवर करती है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारी आंखों की एंटीरियर रिफ्रैक्टिव सरफेस। रेटिना पे पहुंचने से पहले लाइट की रेज 4 स्ट्रक्चर से पास करती है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, लेंस और विट्रस ह्यूमर। इस इमेज में आप इन चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हैं। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33,
कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.37 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.42। आई की टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है 60 डायोप्टर्स। इसमें से 44 डायोप्टर्स कॉर्निया से आता है और बाकी का 16 डायोप्टर्स लेंस से। ये सब एवरेज वैल्यूज़ हैं। अब हम बात करेंगे कॉर्निया की लेयर्स के बारे में। कॉर्निया की टोटल 5 लेयर्स होती हैं। आगे से पीछे यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर चले तो सबसे पहले आता है एपिथेलियम, फिर बोमेंस मेम्ब्रेन, फिर कॉर्नियल स्ट्रोमा, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन और लास्ट में आता है कॉर्नियल एंडोथेलियम। हाल ही में एक 6th लेयर भी डिस्कवर हुई है जिसका नाम रखा गया है दुआज लेयर और थोड़ी देर में हम उस नई लेयर के बारे में भी बात करेंगे। कॉर्निया की लेयर्स को याद करने के लिए कई लोग एक निमोनिक का यूज़ करते हैं, ABCDE। ए मतलब एंटीरियर एपिथेलियम, बी से बोमेंस मेम्ब्रेन, सी से कॉर्नियल स्ट्रोमा, डी से डेस्मेट्स मेम्ब्रेन और लास्ट में ई से एंडोथेलियम। शुरुआत करते हैं एपिथेलियम से। ये है कॉर्नियल एपिथेलियम का मैग्नीफाइड व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एपिथेलियम की भी काफ़ी लेयर्स होती हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम एक नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस लेयर है। इसकी अराउंड 4 से 6 लेयर्स होती हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम की एवरेज थिकनेस होती है 40 से 50 माइक्रॉन्स और कॉर्निया की टोटल थिकनेस का ऑलमोस्ट 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नियल एपिथेलियम से आता है। एम्ब्रियोलॉजिकली कॉर्नियल एपिथेलियम बनता है 5th to 6th वीक ऑफ जेस्टेशन में सरफेस एक्टोडर्म से। कॉर्नियल एपिथेलियम को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। टॉप मोस्ट लेयर होती है सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स की, उसके बाद होते हैं विंग सेल्स या अम्ब्रेला सेल्स और सबसे बॉटम लेयर होती है बेसल एपिथेलियल सेल्स की। तो कॉर्नियल एपिथेलियम की फर्स्ट लेयर को कहते हैं सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर। सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर के सेल्स 2-3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये सेल्स फ्लैट पॉलीगोनल शेप के होते हैं और इनकी सरफेस पे काफ़ी सारे एपाइकल माइक्रोविलाई और माइक्रोप्लाई होते हैं जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस यानी कांटों की तरह होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये माइक्रोविलाई और माइक्रोप्लाई एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर से कवर्ड होते हैं। इन प्रोजेक्शंस की वजह से इस लेयर का सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है और टियर फिल्म ईजिली एपिथेलियम से अटैच हो जाती है। इन सरफेस एपिथेलियल सेल्स के बीच में टाइट इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं जिनको डेस्मोसोम्स भी कहा जाता है। ये डेस्मोसोम्स सेल्स को आपस में टाइटली पैक करके रखते हैं और टीयर्स, टॉक्सिन्स, माइक्रोब्स को आँख में एंटर करने से रोकते हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम की सेकेंड लेयर होती है विंग सेल्स। इनको अम्ब्रेला सेल्स भी कहा जाता है। साथ ही इसको सुप्रा बेसल लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये बेसल एपिथेलियम के ऊपर होती है। विंग लेयर में सेल्स 2-3 लेयर्स में अरेंज होते हैं और इन सेल्स की शेप सरफेस एपिथेलियल लेयर के सेल्स से कम फ्लैट होती है। सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर की तरह ये सेल्स भी आपस में डेस्मोसोम्स की मदद से जुड़े रहते हैं। लास्ट लेयर है बेसल एपिथेलियम। ये कॉर्नियल एपिथेलियम की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। बेसल लेयर बनती है कलमनर सेल से एक सिंगल लेयर से। हर एक सेल की हाइट होती है अबाउट 20 माइक्रोन। ये जानना ज़रूरी है कि कॉर्नियल एपिथेलियम में सिर्फ बेसल लेयर ही है जो माइटोसिस करके डिवाइड कर सकती है। ये बेसल सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी बेसल लमाइना पर रेस्ट करते हैं। इस बेसल लमाइना को फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, लमाइना ल्यूसिडा जो 25 नैनोमीटर्स थिक होती है और लमाइना डेंसा जिसकी थिकनेस होती है 50 नैनोमीटर्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है जो कॉर्नियल एपिथेलियम को बोमेंस मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा से अटैच करके रखता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स एक तरह का मेशवर्क होता है जो एंकरिंग फिब्रिल्स से बना होता है। ये फिब्रिल्स बनती हैं टाइप 7 कोलेजन से, एंकरिंग फिलामेंट से और हेमीडेस्मोसोम से। अगर इस कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो पेशेंट को रेकरेंट एपिथेलियल इरोजन्स और नॉन हीलिंग एपिथेलियल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कॉर्नियल एपिथेलियम में सिर्फ बेसल लेयर सेल्स होते हैं जो माइटोसिस करके डिवाइड हो सकते हैं। तो जो न्यू सेल्स बनते हैं वो एंटीरियरली माइग्रेट करते हैं, इनकी शेप चेंज होती है और ये विंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सेल्स और आगे चले जाते हैं और सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल्स में बन जाते हैं और फाइनली ये सेल्स डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, अपनी अटैचमेंट्स यानी कि डेस्मोसोम से ब्रेक अवे कर जाते हैं और टियर फिल्म के थ्रू शेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 7 से 10 दिन। अब जो एपिथेलियम कॉर्निया के सेंट्रल पार्ट में होता है वो पेरिफेरल कॉर्निया के एपिथेलियम से थोड़ा डिफरेंट होता है। सेंट्रल एपिथेलियम की 5 से 7 लेयर्स होती हैं, जबकि पेरिफेरल एपिथेलियम ज़्यादा थिक होता है, उसकी 7 से 10 लेयर्स हो सकती हैं। सेंट्रल एपिथेलियम के बेसल सेल्स कलमनर सेल्स होते हैं, जबकि पेरिफेरल कॉर्निया के बेसल सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। सेंट्रल बेसल लेयर स्मूथ होती है और पेरिफेरल बेसल लेयर्स में अंडुलेशंस होते हैं।
सेंट्रल कॉर्निया की बेसल लेयर में केराटिन सल्फेट होता है, जबकि पेरिफेरल कॉर्निया की बेसल लेयर से केराटिन सल्फेट एब्सेंट होता है। सेंट्रल कॉर्निया में मेलानोसाइट या लैंगरहैंस सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन पेरिफेरल कॉर्निया में मेलानोसाइट्स और लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। कॉर्निया की दूसरी लेयर को कहते हैं बोमन्स मेम्ब्रेन या बोमन्स लेयर। ये लेयर स्ट्रोमा के एंटीरियर होती है और उसकी थिकनेस होती है अप्रॉक्सीमेटली 12 माइक्रोन। ये एक ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नहीं है, क्योंकि कॉर्नियल स्ट्रोमा के एंटीरियर सेल्स कंडेंस होकर बोमन्स मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ये एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है और ये बनता है टाइप 1 कोलाजन से, टाइप 5 कोलाजन से और प्रोटियोग्लाइकन से। ये सारी कोलाजन फाइबर्स एक टाइट कॉम्पैक्ट मैनर में अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से बोमन्स मेम्ब्रेन चोट लगने से आसानी से डिसरप्ट नहीं होती है। लेकिन अगर डिसरप्ट हो जाती है तो बोमन्स मेम्ब्रेन रीजनरेट भी नहीं होती है और कॉर्निया में स्कार बन जाता है। बोमन्स के बाद आता है कॉर्नियल स्ट्रोमा। इसको सब्सटैंशिया प्रोप्रिया भी कहा जाता है और कॉर्निया की टोटल थिकनेस का ऑलमोस्ट 80 से 85% पार्ट स्ट्रोमा से ही बनता है। एम्ब्रियोलॉजिकली बात करें तो कॉर्नियल स्ट्रोमा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनता है। स्ट्रोमा के सेल्स को केरेटोसाइट्स कहा जाता है। स्ट्रोमा बनता है केरेटोसाइट से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है कोलाजन और ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स यानी कि गैग्स। कॉर्नियल स्ट्रोमा का मेन कोलाजन होता है टाइप 1 कोलाजन। इसके अलावा कॉर्निया में टाइप 3, टाइप 5, 6 और 12 कोलाजन्स भी डिटेक्ट किए जा चुके हैं। कॉर्नियल स्ट्रोमा का मेन ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन होता है केराटिन सल्फेट। इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्नियल स्ट्रोमा कोलाजन फाइबर्स से बनता है। ये कोलाजन फाइबर्स पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं, जिनको फिब्रिल्स कहा जाता है। ये फिब्रिल्स पैरेलली एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, जिससे कॉर्नियल लैमेले बनते हैं। ह्यूमन कॉर्निया में लगभग 200 से 250 लैमेले होते हैं, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज होते हैं। कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए 2 थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। पहली थ्योरी है लैटिस थ्योरी बाय मॉरिस। ये थ्योरी कहती है कि कॉर्निया की फिब्रिल्स का एक यूनिफॉर्म लैटिस अरेंजमेंट होता है। इस लैटिस अरेंजमेंट की वजह से एक इंडिविजुअल फाइबर का जो मीन डायमीटर है और 2 फिब्रिल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों की वैल्यू लाइट की वेवलेंथ से लेस देन हाफ होती है, जिसकी वजह से लाइट रेज कॉर्निया में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट दिखता है। गोल्डमैन और बेंडक की थ्योरी ये कहती है कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करती है इंटरफिब्रिलरी डिस्टेंस पे, 2 कोलाजन फिब्रिल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पे, ना कि लैटिस अरेंजमेंट पे। इंटरफिब्रिलरी डिस्टेंस वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में इतना कम होता है कि लाइट रेज की स्कैटरिंग नहीं होती और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट दिखता है। कॉर्निया की 4th लेयर होती है डेस्मेट्स मेम्ब्रेन। डेस्मेट्स की एवरेज थिकनेस होती है 7 माइक्रॉन्स और ये बनता है टाइप 4 कोलाजन से और लैमिनिन से। डेस्मेट्स की फॉर्मेशन होती है 8th वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस में, जब एंडोथेलियल सेल्स इसको सीक्रेट करना शुरू करते हैं और जन्म के बाद भी सीक्रेट करते रहते हैं। मेम्ब्रेन की थिकनेस थ्रू आउट लाइफ बढ़ती रहती है। बर्थ के टाइम पे ये 3 माइक्रॉन की होती है और एडल्टहुड आते आते इसकी थिकनेस 10 माइक्रॉन तक भी पहुंच सकती है। डेस्मेट्स मेम्ब्रेन में कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, फिर भी इसमें कोलाजन का अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि इसमें थोड़ी इलास्टिक सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल कॉर्निया ऐसा दिखाई देता है जिसमें डेस्मेट्स बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट है, अपनी जगह पे है। डेस्मेट्स डिटैचमेंट के केस में डेस्मेट्स मेम्ब्रेन एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह रोल हो जाती है। साथ ही डेस्मेट्स एक काफ़ी टफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन और टॉक्सिन्स के इफेक्ट से काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट होती है। ये है एक हेल्दी कॉर्निया। अगर इस कॉर्निया में अल्सर बन जाए तो ये जो इन्फिल्ट्रेट्स हैं ये कॉर्निया की सारी एंटीरियर लेयर्स को खा जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन डेस्मेट्स एक टफ स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉर्नियल अल्सर के केसेस में ये इंटैक्ट रहती है, इन्फिल्ट्रेट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। लेकिन एंटीरियर चेंबर में एक्वस ह्यूमर है और इंट्राऑक्युलर प्रेशर की वजह से ये डेस्मेट्स बाहर की तरफ बल्ज करने लगती है और इस कंडीशन को कहते हैं डेस्मेटोसील। समय आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। शॉल्बेज लाइन क्या होती है और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। कॉर्निया की लास्ट लेयर, सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है कॉर्नियल एंडोथेलियम। ये एक मोनो लेयर है, मतलब इसमें सिर्फ एक लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं। ये सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। अगर हम एंडोथेलियम को पोस्टीरियर साइड से देखें तो ये सेल्स हेक्सागोनल शेप के होते हैं। इनकी 6 साइड्स होती हैं और ये एक हनीकूम पैटर्न, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह अरेंज होते हैं। एंडोथेलियम के इस पैटर्न को स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी से देखा जा सकता है। कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से बनते हैं। बर्थ के टाइम इनकी हाइट होती है लगभग 10 माइक्रॉन, लेकिन टाइम के साथ साथ ये फ्लैट होते चले जाते हैं और फाइनली इनकी हाइट एडल्टहुड तक आते आते
4 माइक्रोन ही रह जाती है। कॉर्नियल एंडोथेलियम की बात करें तो कॉर्नियल हाइड्रेशन की बात करनी काफ़ी ज़रूरी है। कॉर्नियल स्ट्रोमा का वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 78% होता है, जो कि एक रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड स्टेट मानी जाती है, और इस डिहाइड्रेटेड स्टेट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्नियल एंडोथेलियल सेल्स की। अब हम ये समझेंगे कि फ्लूइड एक्वस ह्यूमर से कॉर्नियल स्ट्रोमा में कैसे पहुंचता है और फिर कॉर्नियल स्ट्रोमा से बाहर कैसे निकलता है। तो यह है कॉर्नियल स्ट्रोमा की रिप्रेजेंटेटिव इमेज, जिससे कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। ये जो पिंक इमेजेस दिखाई दे रही हैं, ये है कोलेजन फिब्रिल्स, और इनके बीच में ये जो ग्रीन है, ये है ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स। ये ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कोलेजन फिब्रिल्स या कॉर्नियल सेल्स फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं। ये ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स हाइड्रोफिलिक तो हैं ही, साथ ही इनकी मेम्ब्रेन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, एनायनिकली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, जिससे कॉर्नियल स्ट्रोमा में और स्पेस क्रिएट हो जाती है और एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, जो कि फ्लूइड को स्ट्रोमा की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इस नेगेटिव प्रेशर को कहते हैं स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर या फिर SP। और जिस प्रेशर से फ्लूइड एक्वस ह्यूमर से स्ट्रोमा में जाता है, उस प्रेशर को कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर और IP। अगर हम सोचें तो स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर और इम्बाइबेशन प्रेशर इक्वल होना चाहिए, बिकॉज जिस प्रेशर से फ्लूइड एक्वस ह्यूमर से स्ट्रोमा में जा रहा है, यानी कि इम्बाइबेशन प्रेशर, उसी प्रेशर से ही तो फ्लूइड स्ट्रोमा में खींचना चाहिए, जिसे स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर कह रहे हैं। लेकिन रियलिटी में एक थर्ड टाइप का प्रेशर भी होता है, जिसे कहते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और IOP। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर स्ट्रोमा पे प्रेस करता है और उसको एक तरह से निचोड़ने की कोशिश करता है। ये स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए जो नेट इम्बाइबेशन प्रेशर होता है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर और स्ट्रोमल स्वेलिंग प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है उससे डिटर्मिन होता है। तो ये था कि कॉर्निया में फ्लूइड इनफ्लक्स, फ्लूइड की एंट्री कैसे होती है। अब ये जानेंगे कि फ्लूइड इफ्लक्स यानी फ्लूइड का एग्जिट कैसे होता है। इन दोनों प्रोसेसेस के बैलेंस से ही स्ट्रोमा का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहता है। फ्लूइड इफ्लक्स का पहला मैकेनिज्म होता है एंडोथेलियल पंप मैकेनिज्म। हम 2 तरह के एंडोथेलियल पंप्स की बात करेंगे। पहला है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जो सोडियम आयंस को एक्वस की तरफ पंप करता है, जिससे स्ट्रोमा और एक्वस के बीच एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहता है, जिससे कि फ्लूइड स्ट्रोमा से, जो कि हाइपो ऑस्मोटिक है, उससे एक्वस की तरफ चला जाता है, क्योंकि एक्वस हाइपर ऑस्मोटिक है। इस डायग्राम में यह है कॉर्निया के एंडोथेलियल सेल्स, लेफ्ट में है कॉर्नियल स्ट्रोमा और राइट साइड है एक्वस ह्यूमर। एंडोथेलियल सेल्स की जो साइड स्ट्रोमा की तरफ होती है उसे कहते हैं बेसल सरफेस, और जो साइड एक्वस ह्यूमर को फेस करती है उसे कहते हैं एपाइकल सरफेस, और जो बची बाकी की 2 सरफेसेस हैं उन्हें कहते हैं लैटरल सरफेसेस। एंडोथेलियल सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं गैप जंक्शंस। इनको लीकी जंक्शंस भी कहा जाता है, क्योंकि इम्बाइबेशन प्रेशर, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, उसकी वजह से फ्लूइड एक्वस ह्यूमर से स्ट्रोमा में गैप जंक्शंस के थ्रू फ्लो करता है। तो एंडोथेलियल सेल्स में सोडियम पोटेशियम ATPase पंप बेसोलैटरल सरफेस पे होता है। ये सोडियम आयंस को स्ट्रोमा से एक्वस ह्यूमर में पंप करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड स्ट्रोमा से एक्वस ह्यूमर में चला जाता है, क्योंकि स्ट्रोमा और एक्वस ह्यूमर के बीच एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, और ये एक पैसिव मूवमेंट होती है। एंडोथेलियम में जो सेकंड पंप होता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस पंप। जैसा कि हमने पढ़ा कि सोडियम पोटेशियम पंप सेल्स की सरफेस पे लोकेटेड होता है, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस पंप इंट्रासेलुलर होता है, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर होता है। ये बाइकार्बोनेट आयंस को एक्टिवली एक्वस ह्यूमर में पंप करता है। बाइकार्बोनेट आयंस में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एंडोथेलियम की एक्वस साइड में एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में जितने पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो उस तरफ फ्लो करने लगते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, और फ्लूइड भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। एंडोथेलियल सेल्स के साथ एपिथेलियल सेल्स भी कॉर्निया की डिहाइड्रेटेड स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। इन टाइट जंक्शंस को डेस्मोसोम्स या जोनुला ऑक्यूलोडेंस भी कहा जाता है। ये डेस्मोसोम्स 2 एपिथेलियल सेल्स के बीच की स्पेस को इस तरह से सील कर देते हैं कि आई की एक्सटर्नल सरफेस पे कुछ भी हो, टीयर्स हो, माइक्रोब्स हो, टॉक्सिन्स हो, कुछ भी आँख के अंदर नहीं जा सकता। स्ट्रोमा की स्वेलिंग पोस्टीरियर स्ट्रोमा से शुरू होती है और फिर एंटीरियर स्ट्रोमा तक पहुंचती है। वो इसलिए क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट टाइप्स के प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं।
पोस्टीरियर स्ट्रोमा में केराटिन सल्फेट होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है और काफ़ी फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है, जबकि एंटीरियर स्ट्रोमा में डर्मेटन सल्फेट होता है जो कि केराटिन सल्फेट से कम हाइड्रोफिलिक होता है। दूसरा रीज़न ये है कि एंटीरियर स्ट्रोमा और पोस्टीरियर स्ट्रोमा में कोलाजन लैमेलेस का अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। एंटीरियर स्ट्रोमा में लैमेले थोड़े टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच ज़्यादा स्पेस नहीं होती, जबकि पोस्टीरियर स्ट्रोमा में लैमेले थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच फ्लूइड को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी स्पेस होती है। एंडोथेलियल सेल काउंट की बात करें तो न्यूबॉर्न्स में सेल्स की डेंसिटी होती है 4000 से 6000 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर्स, जबकि एडल्ट्स में ये काउंट होता है 2500 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर्स और ओल्ड एज आते आते ये काउंट 2000 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर्स तक भी गिर जाता है। एंडोथेलियल सेल्स का रेट ऑफ एट्रिशन, मतलब सेल काउंट किस रेट से घटता जा रहा है, वो होता है 0.6% पर ईयर, मतलब कि हर साल कॉर्निया की एंडोथेलियल सेल काउंट 0.6% कम हो जाती है। जब एंडोथेलियल सेल काउंट 800 सेल्स पर स्क्वायर मिलीमीटर से भी कम हो जाता है, तब स्पॉन्टेनियस कॉर्नियल ईडिमा का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि कॉर्निया अपने आप ही डिकम्पेंसेट हो सकता है, उसमें बिना किसी सर्जरी या ट्रॉमा के ही कॉर्नियल ईडिमा डेवलप हो सकता है। एंडोथेलियल सेल्स अपने आप डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एज की वजह से या सर्जरी या ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन या कोई एंडोथेलियल डिस्ट्रोफी हो, इन सभी कंडीशंस में सेल काउंट इतना कम हो जाता है कि बाकी के जो बचे हुए हेल्दी सेल्स हैं उनकी शेप बदलने लगती हैं और वो स्ट्रेच करने लगते हैं, जिससे कि सेल लॉस की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुई है उसे वो फिल कर सकें। तो ये है हेल्दी कॉर्नियल एंडोथेलियम। इसमें सब सेल्स एक परफेक्ट हेक्सागोनल शेप के हैं। अब अगर इनमें से कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं तो बाकी के सेल्स स्ट्रेच करने लगेंगे, उनका साइज़ बड़ा होगा इस स्पेस को कवर करने के लिए। और जब एंडोथेलियल सेल्स का साइज़ अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं पॉलीमेगाथिज्म। इस स्ट्रेचिंग की वजह से इनकी जो नॉर्मल हेक्सागोनल शेप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और उस कंडीशन को कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं कि काफ़ी प्लियोमॉर्फिक सेल्स हैं और साथ में पॉलीमेगाथिज्म भी है। अगेन ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, ये चेंजेस आप स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्निया की कौन सी लेयर पे KF रिंग देखी जाती है? तो रिसेंटली कॉर्निया की एक न्यू लेयर भी डिस्कवर हुई है जिसका नाम रखा गया है दुआज लेयर। ये लेयर सबसे पहले आइडेंटिफाई की थी दुआ एट ऑल ने, डॉक्टर हरमिंदर एस दुआ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम से हैं, और ये फाइंडिंग ऑफ्थाल्मोलॉजी जर्नल में सन 2011 में पब्लिश हुई थी। दुआज लेयर एक वेल डिफाइंड ए सेलुलर स्ट्रॉन्ग लेयर है जो डेस्मेट्स लेयर के जस्ट एंटीरियर लोकेटेड होती है, जिस लोकेशन को प्री डेस्मेट्स भी कहा जा सकता है। ये कोलाजन फाइबर से बनी होती है जो कि 5 से 8 लैमेले में अरेंज होते हैं और इस लेयर की थिकनेस होती है केवल 6 से 15 माइक्रोन। इस लेयर में केराटोसाइट्स नहीं होते, इसलिए इसे एसेलुलर माना जाता है। दुआ एट ऑल ने बिग बबल टेक्निक की मदद से इस लेयर को दिखाया था। बिग बबल टेक्निक लैमेलर केराटोप्लास्टी के प्रोसीजर में यूज़ की जाती है, जिसमें हम कॉर्नियल स्ट्रोमा को अंडरलाइंग डेस्मेट्स और एंडोथेलियम से सेपरेट करते हैं जिससे कि पार्शियल थिकनेस केराटोप्लास्टी हो सके। तो उन्होंने 26 गेज नीडल से कॉर्निया में एयर बबल इंजेक्ट किया और फिर उन्होंने डेस्मेट्स को स्ट्रिप कर दिया, वहाँ से हटा दिया। उन्होंने नोटिस किया कि डेस्मेट्स को हटाने के बाद भी एयर बबल कॉर्नियल स्ट्रोमा में बना हुआ है, उसकी शेप नहीं गई है, वो फूटा नहीं है। इसका मतलब है कि डेस्मेट्स के जस्ट आगे एक पतली सी स्ट्रॉन्ग लेयर है जिसके थ्रू एयर बबल पास नहीं हो सकता, और उन्होंने इस लेयर का नाम रखा दुआज लेयर। इस डिस्कवरी से पोस्टीरियर कॉर्निया की सर्जरीज, कॉर्निया की बायोमैकेनिक्स या काफ़ी पोस्टीरियर कॉर्नियल पैथोलॉजीज को समझने में मदद मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये है हमारा 5th क्वेश्चन, टाइप 1 एयर बबल और टाइप 2 एयर बबल में क्या डिफरेंस होता है? चलिए अब बात करते हैं कॉर्निया की ब्लड सप्लाई के बारे में। कॉर्निया एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि कॉर्निया में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। कॉर्निया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं एक्वस ह्यूमर से, और साथ ही कॉर्निया की पेरिफेरी में 360 डिग्रीज में लिम्बल वेसल्स होते हैं जो कि एंटीरियर सिलरी आर्टरी से ओरिजिनेट करते हैं, और ये भी कॉर्नियल मेटाबॉलिज्म और वुंड हीलिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। लिम्बल वेसल्स क्लियर कॉर्निया में अप टू 1 मिलीमीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉर्नियल न्यूवास्कुलराइजेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब कॉर्निया में एबनॉर्मल वेसल्स डेवलप करते हैं। ये है एक हेल्दी एवास्कुलर कॉर्निया। इस कॉर्निया में इन्फिल्ट्रेट्स बन गए हैं, तो कॉर्निया को हील करने के लिए ब्लड वेसल्स कॉर्निया के अंदर तक ग्रो कर जाएंगे और कॉर्नियल अल्सर ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ जब इन्फ्लेमेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती है, तब ये ब्लड वेसल्स भी ट्रांसपेरेंट वेसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब इन्हें कहा जाता है गोस्ट वेसल्स। लास्ट टॉपिक है कॉर्निया की नर्व सप्लाई।
कॉर्निया ह्यूमन बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव और इनोवेटेड स्ट्रक्चर होता है। कॉर्निया में नर्व्स की डेंसिटी स्किन में नर्व्स की डेंसिटी से ऑलमोस्ट 300 गुना ज़्यादा होती है। कॉर्निया की नर्व सप्लाई की स्टोरी शुरू होती है ट्राइजेमिनल नर्व से, जो है 5th क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थाल्मिक नर्व, मैंडिबुलर नर्व और मैक्सिलरी नर्व। ऑफ्थाल्मिक नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट ब्रांच को कहते हैं और ऑफ्थाल्मिक नर्व की फर्दर 3 और ब्रांचेस होती हैं, फ्रंटल नर्व, लैक्रिमल नर्व और नेजोसिलरी नर्व। कॉर्निया की नर्व सप्लाई आती है नेजोसिलरी नर्व से। नेजोसिलरी नर्व से निकलती हैं 2 लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी नर्व्स, एक होती है नेजल लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी नर्व और दूसरी होती है टेम्पोरल लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी नर्व। साथ में सिलरी गैंग्लियन से भी 5 से 10 शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी नर्व्स निकलती हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी नर्व्स क्लेरा के पोस्टीरियर पार्ट में पियर्स करके ग्लोब में एंटर करती हैं, फिर सुप्राकोरॉइडल स्पेस में ट्रैवल करते हुए इनमें से काफ़ी और ब्रांचेस निकलती हैं जो आपस में एनास्टोमोस करती हैं और साथ ही कॉन्जंक्टिवल नर्व्स के साथ भी एनास्टोमोस करती हैं और मिलके बनाती हैं पेरिकॉर्नियल प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। फाइनली लिम्बस के जस्ट पीछे वो स्क्लेरा को परफोरेट करके कॉर्नियल स्ट्रोमा में एंटर कर जाती हैं। कॉर्नियल स्ट्रोमा में 3 टाइप के नर्व प्लेक्सस मिलते हैं। एक है स्ट्रोमल प्लेक्सस जो मिड स्ट्रोमा में स्ट्रोमा के बीच में होता है। दूसरा है सब एपिथेलियल प्लेक्सस जो बोमन्स और एंटीरियर स्ट्रोमा के बीच में होता है और लास्ट में है इंट्रा एपिथेलियल प्लेक्सस जो एपिथेलियल सेल्स के बीच में होता है और यहीं कॉर्नियल नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट भी हो जाती हैं। यहीं तक उनका रास्ता होता है और उन्हें कहते हैं टर्मिनल नर्व एंडिंग्स। इसीलिए कॉर्नियल एपिथेलियल डिफेक्ट्स के पेशेंट्स इतने पेन में होते हैं क्योंकि एपिथेलियल डिफेक्ट में ये नर्व एंडिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं। एक और क्वेश्चन, क्या कॉर्नियल नर्व्स नॉर्मली दिखाई देती हैं? आंसर है हाँ, दिखाई देती हैं। पेरिफेरल कॉर्निया में कॉर्नियल नर्व्स दिखाई दे सकती हैं क्योंकि पेरिफेरी में नर्व्स का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है सेंटर के कंपैरिजन में। तो ये थी हमारी डिस्कशन कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।